नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तब्दीलियां हो रही हैं, जो आंधी तूफान आ रहा है उसको लेकर के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि आपदा से जनहानि होने पर सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, फसल के नुकसान का आकलन किया जाए और रिपोर्ट तेजी के साथ भेजी जाए। शासन को रिपोर्ट भेजने से कार्रवाई में तेजी आएगी। इसके साथ ही साथ जहां पर जल जमा हो जा रहा है वहां पर स्थितियों में निकासी की व्यवस्था जल्द की जाए और आंधी तूफान से, बारिश से अगर कोई जनहानि हो रही है, कोई घायल हो रहा है, तो उसका समुचित इलाज भी कराया जाए, उसकी भी व्यवस्थाएं की जाएं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की और अचानक मौसम की तब्दीली के बाद आंधी तूफान और बारिश प्रदेश में तमाम जगहों पर हो रही है। तमाम जगहों पर बारिश की वजह से तमाम तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। अचानक आंधी तूफान में फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों की फसल जब चौपट हो जाती है तो उनके सामने बड़ी विकट समस्या आ जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपदा से जो जनहानि होती है उस पर सहायता राशि जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक, किसानों तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि फसल के नुकसान का आकलन किया जाए और तेजी के साथ शासन को रिपोर्ट भेजी जाए, क्योंकि जितनी तेजी से रिपोर्ट भेजी जाएगी उतनी तेजी से उस पर काम होगा, उतनी तेजी से किसानों को मुआवजा मिल सकेगा और उतनी तेजी से उनकी स्थितियों में सुधार हो सकेगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि आंधी तूफान में किसी युवक को कोई चोट चपेट लग जाती है, किसी तरीके का वो घायल हो जाता है किसी तरीके से, तो उसको भी जो इलाज है उसकी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। अभिषेक हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ रहा मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में? बिल्कुल शबाब, इस बैठक में खासतौर पर प्राकृतिक आपदाएं और सीधे तौर पर कहा जाए तो किसानों की फसलों को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान और उसको लेकर आकलन करके उनके मुआवजे को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर ये बैठक की गई। और खासतौर पर किसी भी प्राकृतिक आपदा से, यानी चाहे वो बारिश हो या फिर कहीं जलभराव की स्थिति हो, जो तराई के क्षेत्र हैं वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति हो बारिश के दौरान, या फिर बिजली कड़कने की वजह से यहीं कहीं पर कोई जनहानि, सभी में तत्काल राहत कार्य किए जाए। और उसको लेकर पहले से ही जो एसओपी तैयार की गई हैं, उसके अनुसार ग्राउंड पर अधिकारी मौजूद रहें और आकलन पहले से ही कर लिया जाए, ताकि मौके पर अगर कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा से जनहानि होती है या फिर किसी फसल को नुकसान होता है या फिर कोई और इस तरह की घटना होती है, तो उसमें त्वरित राहत कार्य किए जा सकते हैं। जी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि शासन को जल्द रिपोर्ट भेजी जाए, ये बात ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अफसरों की थोड़ी सी हिला हवाली से किसान परेशान होता है, उसकी फसल चौपट होती है, तो उसे जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। इस बात के लिए भी सख्त तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बिल्कुल शबाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से इस बात को लेकर संजीदा रहते हैं कि ऑफिस वर्क की वजह से या पेपर वर्क की वजह से किसी किसान को, किसी भी व्यक्ति जिसको राहत की जरूरत है, उसे परेशानी ना हो। इसीलिए पेपर वर्क पहले कर लिया जाए, ताकि ऐसी स्थितियों में पेपर वर्क की वजह से किसी तरह की देरी ना हो। इसीलिए पहले से पहले रिपोर्ट भेजी जाए ऐसे इलाकों की, ताकि अगर वहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई दुर्घटना या घटना होती है, तो वहाँ त्वरित राहत पहुंचाई जा सके। और अभिषेक, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाई प्राकृतिक आपदा पर तो किसी का बस नहीं चलता। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, आंधी तूफान कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद जो मुआवजा है, जो मरहम है, वो तो हमारे हाथ में है। उसको जितनी जल्दी हो सके किसानों तक उपलब्ध कराया जाए, यही सरकार की प्राथमिकता में रहता है। बिल्कुल शबाब, देखिए लेकिन एक सेट पैटर्न है हर साल की होने वाले नुकसान, हर साल की वजह मौसम की वजह से होने वाली परेशानियां और वो इलाके जिन्हें पहले से ही चिन्हित किया जाता है। इसी को लेकर अधिकारी काम करते हैं पूरे साल और ग्राउंड लेवल पर इस बात का आकलन किया जाता है कि इस बार जिस तरह का मौसम, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, किन इलाकों में इसकी वजह से परेशानियां आ सकती हैं। उसको लेकर राहत बचाव कार्य, बाढ़ से पहले भी इस तरह के काम किए जाते हैं। और जब अब बारिश या फिर कहा जाए कि इस तरह के आंधी तूफान को लेकर
चेतावनियां हैं, तो सीधे तौर पर उन इलाकों में पहले से ही इस बात का आकलन और एक प्राइमरी रिपोर्ट ये भेजकर कि अगर यहाँ नुकसान होता है तो ये लोग इसकी चपेट में आएंगे, इनके लिए राहत राशि इतनी हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ तभी तय होगा जब इस तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है। लेकिन उसकी तैयारी क्योंकि पहले से की जाती है और हर साल की तरह इस साल भी ये तैयारियां पहले से की जा रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को समझते हैं संजीदगी से कि कई बार पेपर वर्क की वजह से मुआवजे की रकम पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। लिहाजा इस पेपर वर्क की वजह से किसी भी किसान को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस प्राकृतिक आपदा से तकलीफ पहुंची, परेशानी हुई या कोई हताहत हुआ, उन्हें मुआवजा सरकार की तरफ से मिलने में परेशानी या देरी ना हो, इसको लेकर पहले से पहले काम किया। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर गुड़गांव से आपको बताएंगे, गुरुग्राम से आपको बताएंगे। एक यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यूट्यूबर ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जानकारी देने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये संवेदनशील जानकारियां दे रही थी। यूट्यूब पर ब्लॉग बनाती है ज्योति मल्होत्रा और ज्योति कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है, ये भी तमाम बातों का खुलासा हुआ है। तो हरियाणा के गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान को जानकारी देने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी गुरुग्राम से सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है ज्योति से रिलेटेड? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में छुपे आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया। पाकिस्तान की तरफ से भी सेना ने जो है वहाँ के आतंकियों का समर्थन करते हुए भारत पर हमले की कोशिश करी और फिर भारतीय सेना ने जवाब भी दिया। लेकिन इस बीच अगर बात करें, कई ऐसे भी लोग थे जहां पूरा देश एकजुट था, सेना के साथ था, सरकार के साथ था, विपक्ष भी साथ था, लेकिन भारत में ही कई ऐसे लोग थे जिनको जो कि कहा जा सकता है कि घर के भेदी लंका डाए। ऐसे लोग हैं जो भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लोग में 4 हरियाणा से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 3 हरियाणा के हैं और एक उत्तर प्रदेश का है। अगर हम बात करें तो जो हरियाणा से गिरफ्तार हुए, जिनमें एक अगर हम बात करें तो ज्योति मल्होत्रा जो कि फेमस एक वीलॉगर है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपने वीलॉग बनाती है, लेकिन वो इस आड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी, पाकिस्तान को जानकारियां पहुंचाती थी। ये सारे जो लोग पकड़े गए हैं, ये एक व्यक्ति दानिश जो कि पाकिस्तान का है, दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में था और वो ऐसे लोगों से, दानिश से जुड़े हुए थे ये सभी लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं। दानिश इन लोगों को पाकिस्तान में अन्य लोगों से संपर्क करवाता था, इनको पाकिस्तान के वीज़ा दिलवाता था, पाकिस्तान की को जो है भारत की जानकारी उपलब्ध करवाता था इन लोगों के माध्यम से। ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। एक फेमस वीलॉगर जरूर रही है, लेकिन इस आड़ में पाकिस्तान जाती थी और उनके अनुसार वीडियो बनाती थी, पाकिस्तानी लोगों के अनुसार, पाकिस्तान के लोगों के अनुसार उनके संपर्क में भी थी। 3 बार पाकिस्तान जाने के अलावा दानिश से समय समय पर पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली में मुलाकात करती थी, हर कार्यक्रमों में शामिल होती थी। कुछ दिन पहले भी उनसे मुलाकात करी थी ज्योति मल्होत्रा ने। इसी तरीके से अगर हम बात करें, देवेंद्र सिंह जो कि कैथल के रहने वाला युवक है, वो भी कहीं ना कहीं दानिश के जरिए पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, पटियाला में रहता था, पढ़ता था और पटियाला के अलग अलग जानकारी पहुंचाता था। इसी तरीके से अगर बात करें, नोमान जिसे कुछ दिन पहले ही जो है अगर बात करें पानीपत से गिरफ्तार किया गया था, जो कि कैराना उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन दानिश के जरिए वो भी मिला हुआ था पाकिस्तान के साथ। नूह से भी एक अरमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अगर बात करें तो वो भी दानिश के जरिए जो है जुड़ा हुआ था और इनको सिम प्रोवाइड करवाता था। तो ऐसे 4 लोग ऐसे हैं जो कि हरियाणा में थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें ज्योति मल्होत्रा, जिसे आज गिरफ्तार किया गया, दिल्ली से, हिसार की रहने वाली है। हिसार में इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। इसे 5 दिन की अगर बात करें तो रिमांड पर लिया गया है। इसी तरीके से नूह के युवक की बात करें तो ये तमाम जो लोग हैं जो कि भारत के होने के बावजूद भारतीय जानकारी पाकिस्तानियों को पहुंचाते थे। 5-6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे
या ये इंडिविजुअल इनकी गिरफ्तारी हो रही है, इनका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था? देखिए, इनमें से किसी का भी एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था, केवल दानिश से संपर्क था। दानिश जो कि जिसे कुछ दिन पहले ही भारत के द्वारा ये कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ दे और पाकिस्तान यहाँ से निकल जाए। दानिश को वापस भेजा गया। ये दानिश वो था जो भारत के युवाओं को अपने साथ जोड़ता था, इनको लालच दे करके पाकिस्तान के वीज़ा भी दिलवाता था। पाकिस्तान के वीज़ा दिलवा के पाकिस्तान में जो इसके आका थे दानिश से, उनसे इन लोगों की मुलाकात करवाता था, इन लोगों को सुविधाएं दिलवाता था, इन लोगों से जानकारी पाकिस्तान पहुंचवाता था। दानिश के जरिए ये जुड़े हुए थे। इनकी आपस में किसी तरीके की अभी तक कनेक्टिविटी सामने आई नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनका कहना है कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि कभी ये आपस में भी मिले थे, इन लोगों का आपस में भी कोई संपर्क था। लेकिन फिलहाल अगर भारत में जो अभी तक सामने आया है, ये तमाम लोग वो थे जो दानिश के जरिए पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, भारत की जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाते थे। चाहे नोमान की बात करें जो कैराना उत्तर प्रदेश का है, पानीपत में रह रहा था, अपनी बहन के घर गार्ड की नौकरी करता था, वो रेलवे की जानकारी पहुंचाता था, रेलवे की ट्रेनों के आवाजाही, सैनिकों के आवाजाही की जानकारी पहुंचाता था। इसी तरीके से ये भी तमाम जानकारियां ज्योति मल्होत्रा पहुंचाती थी। पटियाला में जो युवक रहता था, कैथल का पढ़ता था, वो भी पटियाला की जो जानकारियां हैं वो पहुंचाया करता था। नोमान तो अमृतसर तक गया है वीडियो पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से नूह के जिस युवक को पकड़ा गया है वो एक सरपंच का बेटा था। तो युवाओं को अपने साथ जोड़ने का एक जरिया था दानिश। दानिश जो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी दूतावास दिल्ली में नौकरी करता था, दिल्ली में यहाँ पर कार्यरत था, और इन दानिश तमाम ऐसे युवाओं को साथ जोड़ता था जो भारत के खिलाफ गद्दारी करते थे, यानी जो अपने ही देश से गद्दारी करने वाले ऐसे लोग थे, इनको पाकिस्तान से जोड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं मामला सामने आया है। ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं। इनके मोबाइल भी जांच में लिए गए हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कई ऐसी वीडियोस, कई पुख्ता जानकारी सामने मिली है जो इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचाई। भारत के अंदर रह करके ही, जिस तरीके से हम कह रहे थे घर का बेदी लंका ढाए, ये भूमिका तमाम निभाते थे। और ज्योति मल्होत्रा तो एक युवती। आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बताएंगे, जहां पर केदारनाथ में आज एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बचा। ये इमरजेंसी में मरीज को लेने वहां पर पहुंचा था और ये खुद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केदारनाथ से ये बड़ी खबर है। एम्स हॉस्पिटल का ये हेलीकॉप्टर था, हेली था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मरीज लेने के लिए केदारनाथ पहुंचा था, हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तो गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। हेलीकॉप्टर अचानक से जमीन पर आ गिरा और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह अचानक हेलीकॉप्टर अचानक से नीचे गिर गया। सचिन हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। सचिन, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह की ये घटना हुई है, यानी जो है जो हेलीकॉप्टर था वो एम्स हॉस्पिटल का, जो एम्स हॉस्पिटल है ऋषिकेश में उत्तराखंड में, ये वहाँ पर जो है जो पेशेंट थे, मरीजों को लेने केदारनाथ के लिए उड़ान भरता है। साथ ही जो है जिस तरीके से उसमें जो है 2 डॉक्टर सवार थे, एक पायलट भी था। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं को है किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, जो व्यक्ति थे उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से जो है कई लापरवाही आज तक हेलीकॉप्टर को लेके जो है हादसे जो है उत्तराखंड में हो चुके हैं। ठीक है, सरकार जो है जांच कर रही है, जांच एजेंसी को जांच दे दी है, लेकिन जांच ये कब तक होगी? लेकिन कई जांचें ऐसी हैं जिनका जो है आज तक पता नहीं लग पाया कि उनमें हुआ क्या है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो है अभी आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर हादसा, उसमें भी जो है सरकार ने जांच बैठा दी थी, डीजीसी उसमें जांच कर रहा है। लेकिन ना जाने यहाँ उत्तराखंड में पता नहीं कितने ऐसे केस हो चुके हैं। हम 2012 की बात करें, 13 की बात करें, 14 की बात करें, यानी 4 धाम यात्रा हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ पर उत्तराखंड में चलती है। लेकिन हेलीकॉप्टर को लेके जो है ना सरकार सरकार के अंदर गंभीरता नजर आ रही है, ना अधिकारियों के साथ गंभीरता नजर आ रही है। लेकिन इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर अगर लैंडिंग ऋषिकेश से करता है, वो मरीजों को लेने केदारनाथ पहुंचता है, लेकिन क्या सबसे पहले जो है अब स्थिति क्या थी? क्या उसकी जो इंजन की बात करी जाए या जिस तरीके से जो सर्विसेज होती है इनकी, क्या वो कुछ सब कुछ सही था? लेकिन सवाल कई हैं। जिस तरीके से जो है विपक्ष भी इस पे सवाल खड़ा करता है, आम जनता भी इस पे सवाल खड़े करती है, लेकिन सरकार के कुछ विधायक विनोद चबुल ने भी जो है इससे पहले जो है हेलीकॉप्टर पर जो है सवाल खड़े किए थे। यानी डबल इंजन का हेलीकॉप्टर जो है पहाड़ों में चलना चाहिए, यानी सिंगल इंजन का जो हेलीकॉप्टर होता है वो यहाँ पर कामयाब नहीं है, क्योंकि उसमें क्षमता होती है किस प्रकार से जो है सवारी जाना है।
कितने जो है गुड्स उसमें सामान होना चाहिए, कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता था जिस तरीके से ये हादसा हुआ है काफी गंभीर विषय है, और साथ ही जो है इस पर जो है जहां लापरवाही हुई है, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को उन अधिकारियों पर जो है सख्ती के साथ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सचिन, दुर्भाग्य यही है कि घटनाओं के बाद भी प्रशासन, अगर शासन नहीं जागा और इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यवश है। और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। केदारनाथ यात्रा लोग बड़ी उम्मीदों के साथ जाते हैं, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम सब कुछ बेहतर दे रहे हैं, और पैसा देने के बाद भी अगर ऐसी सुविधाएं हैं कि हेलीकॉप्टर अचानक से बंद हो जाएगा, धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाएगा, कब क्या आपके साथ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आप नज़र बना रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। संभल से अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर संभल हिंसा में 50 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। संभल हिंसा में 50 उपद्रवियों पर आरोप तय किए गए हैं और आरोपियों के अधिवक्ताओं ने डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पत्र दिया। डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। कोर्ट में आरोपियों के अंगूठे के निशान की लगाने की कार्रवाई जो थी वो पूरी की गई। अब तक पुलिस 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी जमानत अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जज रागिनी सिंह के कोर्ट में विवेचक पत्रों पर आरोप तय हुए हैं। पुलिस पत्रावली में 50 आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से भी पूछताछ हुई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे सुहेब इकबाल से भी पूछताछ हुई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। संभल हिंसा से जुड़ी हुई संभल हिंसा में 50 उपद्रवियों पर आरोप आज तय कर दिए गए और पुलिस की पत्रावली में 50 आरोपियों पर, उपद्रवियों पर पुख्ता सबूत मिले थे। 80 से ज्यादा लोगों की अब तक संभल हिंसा में गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। संभल हिंसा से जुड़ी हुई और संभल हिंसा में आज डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर दिया गया, जिसे खारिज कर दिया गया। फिलहाल संभल से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज कोर्ट में सभी 50 उपद्रवियों पर आरोप तय कर दिए गए। फिलहाल आरोपियों के अधिवक्ताओं ने डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन इन सब के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया और संभल हिंसा मामले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। अगली खबर आपको मेरठ से बताएंगे, जहां पर MIT कॉलेज में तुर्की से अतिथि बुलाए जाने के मामले में हंगामा हो गया। MIT कॉलेज में तुर्की से आए अतिथि बुलाए जाने के आरोप में मुरादाबाद में काले झंडे दिखाते हुए लोग नजर आए। पाकिस्तान के मित्र देश तुर्की से गेस्ट को बुलाया जा रहा था और MIT कॉलेज में ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा था। हिंदू संगठनों ने कॉलेज प्रशासन से बात करने की कोशिश की और फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने मिलने से मना कर दिया है। आज तुर्की से अतिथि को बुलाया गया MIT कॉलेज में मेरठ में और यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया। असल में पहलगाम में जो कुछ घटा उसके बाद पाकिस्तान की किस तरह तुर्की ने मदद की हथियारों की सप्लाई में, और उसके बाद से देश भर से विरोध हो रहा है तुर्की के खिलाफ। पंकज हमारे सहयोगी मेरठ से पूरी खबर बता रहे हैं। पंकज, क्या है पूरी खबर? मेरठ का MIT कॉलेज है और तुर्की से जो इसको MIT के अंदर एक सेमिनार होना था, उसमें जो विशेष अतिथि के रूप में तुर्की से एक महिला को बुलाया गया था, जिसे वहां विशेष जो है चीफ गेस्ट बनाया गया था। और इसकी जब भनक जो हिंदू संगठन है उनको लगी तो वो MIT कॉलेज पहुंचे। उन्होंने जो है वहाँ के जो स्कूल का प्रशासन है उनसे बात करने की कोशिश की। उनके द्वारा उनको गलत जानकारी दी गई। उनके जो स्कूल प्रशासन था उनके से उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ऐसा महिला या कोई ऐसा तुर्की से कोई नागरिक नहीं आया, लेकिन अंदर जो सेमिनार वो जारी था। उसके बाद उनके द्वारा काले झंडे वहाँ दिखाए गए, उनके द्वारा हंगामा किया गया। उसके बाद पुलिस को भी वहाँ पहुँचना पड़ा और लगातार सेमिनार चलता रहा। उनका साफ तौर पर कहना था जिस तरह से स्कूल में युवा जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तुर्की ने जो बिल्कुल पाकिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि जितने भी ड्रोन भेजे गए थे वे सब तुर्की के ही बनाए हुए ड्रोन थे। तो इस चीज को लेकर हिंदू संगठनों ने जो जमकर इस चीज में प्रदर्शन किया है। जी, और
और क्या MIT कॉलेज में सेमिनार हो पाया या फिर हंगामे के चलते इसमें कोई बाधा पैदा हुई? बिल्कुल, क्योंकि बात करें सेमिनार की, क्योंकि सेमिनार अंदर चल रहा था, उसी दौरान हिंदू संगठनों को सूचना मिली थी कि कोई मुख्य अतिथि जो है तुर्की से आया हुआ है और सेमिनार अंदर चल रहा है। लेकिन अंदर जो हिंदू संगठन थे उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि जो स्कूल का जो प्रशासन था उसने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस के द्वारा भारी वार्ता की गई, लेकिन जो सेमिनार था वो जारी रहा। और स्कूल ने यानी कि MIT कॉलेज के जो वहाँ पर मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने, हालांकि जब हमारी टीम इंडिया न्यूज़ ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। और हालांकि उनके द्वारा एक चीज़ जरूर इसमें कही गई है, जो मीडिया प्रभारी थे, कि ये खबर यानी कि जो MIT के अंदर जो तुर्की महिला आई है, चीफ गेस्ट के रूप में आई है, इंडिया न्यूज़ पर नहीं चलेगी। लेकिन इंडिया न्यूज़ ने आज इस खबर को प्रमुखता से उठाया, क्योंकि इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले देश। ठीक है पंकज, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर सोनभद्र से, जहां पर अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे खुले मैदान में जमकर अवैध खनन हो रहा है। किसी को कोई इस बाबत जानकारी नहीं। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, प्रशासन की मिलीभगत है, अवैध खनन हो रहा है और नियमों को ताक पर रखकर यह अवैध खनन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों को लगा करके, नाव लगा करके यह अवैध खनन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अवैध खनन सोनभद्र में जमकर हो रहा है और इस अवैध खनन को कहीं ना कहीं आला अफसरानों की हाँ मिली है, तभी ये लोग बिना किसी डरे, बिना किसी से परमिशन लिए जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। और इस अवैध खनन की जानकारी पत्रकारों को है और अफसरों को नहीं। अंशुमान हमारे सहयोगी हैं। अंशुमान, पत्रकारों के पास अवैध खनन की जानकारी है, अफसरों के पास नहीं। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि अधिकारी जो है वो सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद किए हुए हैं, जबकि पत्रकार इस बात को देख रहे हैं कि कहाँ पे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कहाँ पे नियमों का पालन हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो अधिकारी जो है वो आंख बंद किए हुए हैं इस सब खनन को लेकर के, जिसके वजह से ये लगातार अवैध खनन हो रहा है और इसकी शिकायत भी लगातार अधिकारियों से की जाती है। खनन माफियाओं के द्वारा मनमाने तरीके से खनन किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 14.98 हेक्टेयर का है। वो लगभग 3 किलोमीटर में खनन कर रहा है और इस बात की जानकारी लगातार प्रशासन को शिकायत के माध्यम से पहुंचती है, लेकिन अधिकारी इस सारी समस्याओं से आंख बंद किए हुए हैं और खनन माफियाओं को खुली छूट दिए हैं कि वो मन चाहे जगहों पर खनन करें, जितना ज़रूरत समझ में आए उतना खनन करें और सभी नियमों को ताक पर रख करके खनन करें। इसकी पूरी छूट प्रशासन ने दे रखी है। ठीक है अंशुमान, आप नज़र बना रखिए। देखिए, खबर चलने के बाद हो सकता है प्रशासन जागे और उनकी मुमकिन उम्मीद है कि जो अवैध खनन है इसको बंद कराया जा सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत। इन्हीं तमाम खबरों के लिए साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी अरशद के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।